नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता का हर मुद्दा बुलंद होता है और आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि मुद्दा है देश की सियासत से जुड़ा हुआ, जिसमें अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी के सपोर्ट में एक बयान दिया है जिसके बाद से देश की सियासत गरमा गई है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन पूरा मामला क्या है सबसे पहले एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है और हम तो जानते ही है कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। किसका रिश्ता है पाकिस्तान के साथ? कांग्रेस का है कि बीजेपी का? और जो बयान अब आया फवाद चौधरी का, फवाद चौधरी इमरान खान को प्रधानमंत्री नहीं बना पाते। पाकिस्तान से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। रिश्ता क्या कहलाता है राहुल जी? आज तो सब कुछ सामने खुलकर आ गया है। आज पाकिस्तान के बड़े नेता जो मंत्री रहे उनकी सरकार में, वो राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे नेता जो भारत के खिलाफ अमूमन जहर उगलते हैं। तो लोकसभा चुनाव है, ऐसे में देश की सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में पाकिस्तान की एंट्री ने सियासत को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। कौन कौन खास मेहमान है सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। संजीव कौशिक जी मौजूद रहेंगे, सूर्य प्रकाश जी हमारे साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, बिलाल खान मौजूद रहने वाले हैं, मुन्ना खान अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, दिनेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और सर्वेश पाठक जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। मैथिल जी, देश की सियासत में पाकिस्तान की एंट्री, राहुल गांधी का सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बताती है ये तस्वीर? धन्यवाद शाजिया। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आखिर क्यों ना पाकिस्तान सपोर्ट, साल तक जिस पाकिस्तान को भारत के रेवेन्यू पे पाला हो, भारत की सैनिकों की शहादत की कुर्बानियों पर छोड़ा हो, ऐसे पाकिस्तान के दिल में तो आज भी कांग्रेस ही बसेगी ना। वो दिन तो हवा हुए जब पसीना गुलाब था। ये नेहरू का नहीं, नरेंद्र का भारत है। यहाँ पर अब बिरयानी नहीं खिलाई जाती है, यहाँ पर अब इफ्तारी नहीं कराई जाती है, यहाँ पर मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा छीन लिया गया है। यहाँ पे नो टॉक टिल टेररिज्म गो डाउन की नीति अपनाई गई है। जीरो टॉलरेंस और ऑन टेररिज्म अपनाया गया है। जब तक पाकिस्तान जो था, जब कांग्रेस की सरकार थी देश में, तब तक आटा आटा चिल्ला वो हमारे ऊपर अटैक करता था और आज क्या कर रहा है? आटा आटा चिल्ला रहा है। तो ये कांग्रेस को समर्थन करने के पीछे बहुत बड़ी जो है ना इच्छा और मंशा जो है वो यही है। और आप देखिए विश्व पटल पर, जहां पर पहले अमेरिका सपोर्ट करता था पाकिस्तान को और बड़े बड़े देश सपोर्ट करते थे, आज विश्व पटल पर अलग थलग खड़ा हुआ है। G20 के अंदर भारत की ताकत पूरे विश्व ने देखी है, जिससे कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और ये फवाद चौधरी का जो बयान है इसी का एक उदाहरण है। ठीक है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहा है। तो राहुल गांधी की वकालत संजीव जी क्या बताता है? आपसे भी यही समझना चाहूंगी। साजिया, ये कौन है फवाद चौधरी? उसके बारे में जरा सर्च कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। और देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम ये लोग जो उसके पक्ष में बात कर रहे हैं, एक बार सर्च कर लीजिए। 2023 में ये आदमी दंगा भड़काने के मामले में जमानत पे है, जेल जाके वापस आया है, पहली बात। दूसरी बात, इसके ऊपर FIR दर्ज है स्कूल की टोटी चुराने के नाम पे, पाइप चुराने के नाम पे, बिजली का तार चुराने के नाम पे FIR दर्ज है इसके ऊपर और ये जमानत से बाहर है। दूसरी बात, जिस व्यक्ति के बारे में ये इतने बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, वो अपने यहाँ एक विधायकी और एक पार्षद का भी आदमी नहीं जिता सकता, उसकी हैसियत यही है। तीसरी बात, पाकिस्तान कांग्रेस परस्त हो गया, गजब की बात कर रहे हैं। अरे कांग्रेस पार्टी क्या है? 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। बिरयानी खाने जाइए आप, जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने चले जाइए आप, ISI को बुला के पठान को जांच करवाइए आप, इसी राजपथ पर वहाँ से बुला करके वहाँ के सबसे बड़े शीर्ष नेता को बैठाइए बगल में आप
और पाकिस्तान परस्त हो गया कांग्रेस पार्टी। कुछ दिन पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं के ऊपर आरोप क्यों लगा था कि वो विधानसभा में पाकिस्तान पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे? अब किसने लगाया, कौन ने लगाया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या देश की जनता ये बात समझ नहीं रही है? बगैर पाकिस्तान का नाम दिए आप हिंदुस्तान में चुनाव नहीं लड़ सकते। अरे बड़े शर्म की बात है भाई, 10 साल तक आपने सत्ता में शासन किया है, इतनी फहरिस्त लंबी होनी चाहिए, उसके बारे में बात कीजिए। अरे 2 टुकड़े किए, जरूरत पड़ी तो फिर दो टुकड़े करेंगे उसके। आपने क्या किया ये बताइए ना। बैठ के बिरयानी खाया आपने, बगैर बुलाए बिरयानी खाया, उसके बारे में बात नहीं करेंगे आप? ठीक है, बैथिल जी से 10 सेकंड काउंटर। देखिए अभी यहाँ बोल रहे हैं कि कौन है पाकिस्तान, कैसा पाकिस्तान? यही वो पाकिस्तान है जिसको इन्होंने पाला है। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान। देश के माथे पे कलंक किसने लगाया? कांग्रेस ने लगाया। हमारे देश में पाकिस्तान से आतंकवादी आकर भारतीयों की हत्या करके चले गए और इन लोगों ने कड़ी निंदा की, उनको बैठा के बिरयानी खिलाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन हमारे सैनिकों पर जब भी हमला हुआ तो घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक हुई। उसके अलावा बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ। और एक बात, कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और अलगाववादियों को इन्होंने दामाद बनाकर, जमाई बनाकर, हर बार बुलाकर दस्तरखान बिछा के खाना खिलाते थे। अब कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ, देखिए बीच में मत बोलिए, इतनी बौखलाहट अच्छी नहीं होती। एक और महत्वपूर्ण बात मैं ये पूछ रहा हूँ, आखिर क्या कारण है कि 60 साल में तो भारत का सरदर्द बना रहा पाकिस्तान, और आज वो आटा आटा चिल्ला रहा है? ये नरेंद्र मोदी जी की सख्त नीतियों का ही नतीजा है। आ रही हूँ बिलाल खान आपके पास। आप कह रहे हैं आटा आटा नहीं चिल्ला रहा। देखिए अभी बोल रहे थे ना कि आटा आटा चिल्ला रहा है, क्या ये देखने गए थे? तो सवाल मेरा ये है कि आटा आटा नहीं चिल्ला रहा है क्या? मैं कह रहा हूँ आटा आटा चिल्ला रहा हो या डाटा डाटा चिल्ला रहा हो, हिंदुस्तानियों को पाकिस्तानियों से कोई लेना देना नहीं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये कह रहे थे कि कांग्रेसियों का प्यार पाकिस्तानी के लिए है, तो कांग्रेसियों ने ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और कांग्रेसियों ने ही पाकिस्तान पे बैंड लगाया। इतिहास में पहली बार जो इनके चचा ने बुलाया ISI को हिंदुस्तान में, वो इतिहास में पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए, इतिहास में पहली बार। और ये सिखाएंगे हमें? चुपके से बिरयानी खाने नवाज शरीफ के जाते हैं और चादर चढ़ाने जिन्ना के ऊपर जाते हैं। ये बात करते हैं पाकिस्तान प्रेम की। पाकिस्तान प्रेम इनके रग रग में कूट कूट करके भरा है। देश के प्रधानमंत्री ने जाकर के बोला नमस्ते, वहाँ जाकर के चुपके से बिरयानी खा लिए, प्रोटोकॉल तोड़ के फिर हिंदुस्तान है। और ये सिखा रहे हैं पाकिस्तान प्रेम की बात। अरे हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, हमने 90,000 फौज को बंदी बनाया है। तुम्हारे में कलेजे में हिम्मत, तुम 5 आदमी को बंदी बनाओ या एक युद्ध करो। हमने 3 युद्ध झेला, 62, 65, 71 में हमने 2 टुकड़े करने का काम किया। तुम बताओ तुम्हारे शासनकाल में अगर एक युद्ध भी हुआ हो। एक युद्ध नहीं होने के बाद देश की यह स्थिति है कि हम बांग्लादेश से भी पीछे बात करते हैं। ये हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान का ग्रोथ गिरा है। हिंदुस्तान को इमेज को डैमेज करने का काम ऐसे चाटुकार लोग करते हैं जो अभी भाषण दे रहे हैं। तो ये बताइए कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री राहुल गांधी की मोहब्बत में गिरफ्त क्यों नजर आ रहे हैं? कह रहा हूँ मोहब्बत में गिरफ्त राहुल गांधी की हुई तो मीडिया 10 सवाल करती है। अरे विदेशी लोग हैं, विदेशों में फंडा है, हमारा उससे क्या लेना देना? हमारे औकात में नहीं है। जितना उसके घर का राशन का, जितना सिलेंडर का धुआं निकलता है, यहाँ बाबा जी चिलम फूक देते हैं। हमारी औकात में हुआ तो डांस अच्छा करते हैं आप, डांस अच्छा करते हैं अभी जो आप करके दिखा रहे थे। खैर, पड़ोसी मुल्क के साथ बायलैटरल रिलेशन बनाना बहुत अहम होता है, जरूरी होता है। कांग्रेस पार्टी के समय में 75-71 हुआ, हमने उसके 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण कराया, लेकिन हमने हासिल क्या किया? हमारे सैनिक शहीद हुए, जो उसके जेल में थे उसकी भी कोई सूद नहीं हुई। उसके बाद 6 महीने तक गुजरात के कच्छ और कुछ इलाकों पे भारत का कब्जा था। माननीय इंदिरा गांधी जी ने निक्सन के कहने पे उसको भी छोड़ दिया। जिस 6 महीने तक उस भूमि पे भारत का कब्जा था, भारत का शासन चल रहा था। दूसरी बात, माननीय जो वहां की प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो और हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उनके साथ कितने अच्छे रिलेशन थे। क्या दोनों देश आपसी रिश्ते को ठीक नहीं करना चाहते थे? उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री जी वहां जाके रुके। तो फिर भैया क्या राजीव गांधी जी भी वो थे क्या? नहीं, राजीव गांधी जी ने भी गलत काम किया था क्या? जो बने बेनजीर भुट्टो के साथ उनके अच्छे संबंध थे। यहाँ पे ये बात समझने की कोशिश करिए। आपके समय में
हमारे जो देश का ग्रोथ था, फ्रेजाइल इकोनॉमी कहते थे, आज हमारे देश की इकोनॉमी विश्व के 5वें स्तर पे है। इसी पार्लियामेंट में बैठ के आप 10 साल राज किए और फ्रेजाइल इकोनॉमी की बात करते थे। आज हम 5वें, विश्व के 5वीं अर्थव्यवस्था बने हुए। इसी पार्लियामेंट में बैठ के आप भारत के लिए हथियार खरीदने के लिए चेक साइन करते थे और यही नरेंद्र मोदी की सरकार इसी पार्लियामेंट में बैठ के अपने यहाँ के उद्योग धंधे को बढ़ा के और 20,000 करोड़ से ऊपर की राशि का आज हम रक्षा उत्पाद बाहर के देशों को बेच रहे हैं। ये है इसीलिए पाकिस्तान इतना बो हो रखा है। आप ये बताइए, राहुल गांधी जी ने कौन सा सीक्रेट पेपर चाइना के साथ साइन किया था? वहां के आतंकवादी संगठन जो है वो भी राहुल गांधी जी के और कांग्रेस पार्टी की बड़ाई करती है। आपके सबसे बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी ओसामा जी बोलते हैं, और आपको याद है कि नहीं दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा था? ओसामा जी, हाफिज सईद जी। ठीक है। मुन्ना खान बोल रहे हैं कि इन्हें तकलीफ है कि राहुल गांधी जी की तारीफ कैसे हो गई दिनेश जी? कहीं ऐसे तो नहीं कि राहुल गांधी या कांग्रेस की सरकार बनेगी वाकई में तो पाकिस्तान को कोई तो फायदा होगा? तभी तो पाकिस्तान की ओर से ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ज्यादा बेहतर नेतृत्व कर सकते हैं। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगी। देखिए शहजाद जी, ऐसा है कि जैसे मोहब्बत की दुकान हिंदुस्तान में तो खुली नहीं खुली पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में जरूर खोल दी गई है। और वो पाकिस्तान रोज़ दुआएं पढ़ता है, रोज़ फातिहा पढ़ता है, रोज़ एक तरह से मतलब कि कलमे पढ़ने का काम करने का करेगा शायद से कि जल्दी जल्दी जो है कांग्रेस आए और जिससे कि हमारे आपस में भाईचारा जो है उस तरीके से बढ़े और हमारे जो व्यापार जिस तरीके जो अंदर व्यापार चल रहा था वो दोबारा फिर उस तरीके चले। क्योंकि देखिए कि पहले ये था कि पहले का जो भारत था उसके आज मैं थोड़ा फ़र्क बताना चाहूँगा। पहले क्या था कि पहले गोली के बदले में क्या मिलता था पता था उसे, लेकिन आज का भारत जो है बदलता भारत ये है कि जैसे अगर कोई फूल देता तो फूल के बदले में गुलदस्ता और गोली के बदले में गोला, तो उनको पता है। बालाकोट के बदले में क्या मिलेगा उनको पता है, पुलवामा के बदले में क्या मिलेगा उनको पता है। देश में घुस करके अभिनव जो है उनकी छाती मूंग दल के वापस आता है, ये उनको पता है। तो क्या होने वाला है उनको सब चीज़ पता है। और दूसरा देखिए G20 यहाँ पर करके और अफ्रीकन यूनियन को यहाँ शामिल करके और एक वर्ल्ड ऑर्डर जो नया स्थापित किया और इकोनॉमी को 5 नंबर पहुँचाया, वो नया भारत है ऐसे। तो अपने तरीके से ये रोज करके और जैसे अमेठी छोड़ के फिर भागना पड़ता है। अगर इनको अपने कार्यकर्ताओं पे और अपने जो मुस्लिम भाई बंधु जो थे, देश को देखिए कि देश के मुस्लिम को या हिंदू को किसी को भी कांग्रेस जैसी कमजोर बैसाखी की आवश्यकता नहीं है ऐसे। और शाहजी जी मतलब एक नया जो मोदी का जो भारत है या मतलब जो भाजपा का भारत है, तो उसको इस तरह के लोगों की आवश्यकता नहीं है जो कि बाहर फिरका परसन जो चीज़ें जो हैं उस तरह की बात करें या मतलब फूट डालें काम करें। तो अपने तरह की मोहब्बत की दुकान अपने पास रखें, लेकिन मोहब्बत की दुकान सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, अपने तरीके से काम ऐसा करें जैसे कि एकजुट होकर के भारत जो है और बाहर के लोगों से लड़ रहे हैं। मतलब बायलैटरल रिलेशन से एक अलग चीज़ होती है, उस पर अगर प्रश्न चिन्ह लगाएं तो आप पे 1000 क्वेश्चन मार्क लगेंगे, लेकिन आपने किया क्या इसको मतलब ज़मीन पर लाके बताएं। आपकी सीटें 50 के नीचे चली गई, तो आप अपना आकलन करें कि किस प्रकार से कांग्रेस दोबारा इकट्ठी खड़ी हो पाई, क्या कर पाएगी, ये सोचने की बातें। ठीक है, बिलाल खान के पास मैं जाऊंगी। बिलाल खान, अभी कुछ देर पहले मुन्ना खान ने ये कहा कि वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसकी बदौलत पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। तो ऐसा कौन सा फायदा पाकिस्तान को कांग्रेस पार्टी में नजर आ गया जो हिमायत करती हुई नजर आ रही? कुछ तो फायदा हो रहा होगा, कुछ तो हासिल हो रहा होगा, बिना हासिल के हिमायत क्यों? देखिए वो लोग तो आटा आटा कर रहे हैं, लेकिन इनको टाटा और बाय बाय करना पड़ेगा। स्थिति यह आ चुकी है देश के अंदर। जो महंगाई की बात नहीं करते, हमें तो पहले ही यकीन था कि पाकिस्तान की एंट्री क्यों नहीं हुई। अब हिंदू मुसलमान पे उतर रहे थे, अब पाकिस्तान पे आ गए। जो इनकी असलियत है वो देश को पता चल चुकी है। लगातार हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद और जो ये देश के प्रधानमंत्री आज मुद्दे गिना रहे हैं वो कोई मुद्दे हैं? मुसलमानों के आरक्षण की बात कर रहे हैं, छीन लेंगे, ये कर देंगे। इससे जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं ना, वो पूरे भारत को पता चल चुका है देश के प्रधानमंत्री की कितनी हल्की बात करने का काम किया है। महंगाई पे कोई बात नहीं करते। राहुल गांधी के आपने बयान सुने, उन्होंने क्या कहा? महिलाओं का सम्मान करने की बात करी, 30 लाख नौकरी देने की बात की, 1 लाख उनके अकाउंट में डालने की बात करी। और ये क्या बात कर रहे हैं? 80-20 की बात कर रहे हैं, लगातार शमशान कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं। कपड़ों से पहचाना जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? इनके मुद्दे इसके अलग हो तो बताइए, ये क्या करना है? 2014 का तो इन्होंने हिसाब नहीं दिया, 2019 पे आ गए। 2019 में कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं 1000 साल की। अरे 2019 में आप लोगों ने कितना काम किया? जो वादे किए थे अभी तक पूरे किए नहीं किए? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, 15 लाख अकाउंट में डालने की बात करी। अरे ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नफरत की बात करेंगे। पाकिस्तान में कोई चोर उचक्का बैठ के इस तरीके की बात कर उस पर डिबेट हो रही है। उस पर आज देश के प्रधानमंत्री योगी जी को बोलना पड़ रहा है। अरे अपने देश की बात करिए ना, जो बेरोजगार हैं उनके लिए बात करिए। जो आज महंगाई है, कैसे आपने कहा था कि हम कम करेंगे, आज कहाँ तक महंगाई पहुंच चुकी है, उस पर बात नहीं करेंगे। यही लगातार इनके मुद्दे, जनता के मुद्दे, इनके पास कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान के अलावा ये बात नहीं करते। हाँ बताइए, क्या बताएंगे आप? बताइए आप। जब 2019 में माननीय मनमोहन सिंह जी ने सरकार 14 में शांत रहो,
18 साल से 29 साल के युवाओं के बीच में जो बेरोजगारी थी उसका दर 16% था और आज उसी युवाओं की दर जो है 10% है। ये मैंने नहीं कहा या बीजेपी के किसी नेता ने नहीं कहा है, ये सुरजीत भल्ला बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, उनका इंटरव्यू है, जाके पढ़ लो। और आपके अरे उससे जाके पढ़ लो। आप ये समझे, आप समझे जितनी रोजगार, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक देश में होना चाहिए 14 से लेके 24 तक हुआ है। मुझे बता दो ना, मुझे बता देश के लोगों को महंगाई पे बात चाहिए। हमारे समय में आज देश कहाँ था और आज के समय में कहाँ है? फाइटर प्लेन नहीं खरीद सकते और आज हम तेजस बना के बेचने के कगार पे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल बेच रही है, किसके शासनकाल में हुआ? जिसको पत्थरबाज बना दिए थे आज उनको रोजगार मिल रहा है, आज वो पत्थर नहीं बेच रहा है। सड़क पे राहुल गांधी अगर बेरोजगार है तो देश का पूरा युवा बेरोजगार नहीं है। आज देश की स्थिति आपको पता नहीं। ठीक है मैथिल जी, अभी कांग्रेस कह रही है कि हमारा क्या लेना देना है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हमने किए थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की बात है जब कर्नाटक विधानसभा में खुल करके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे और कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आरोप लगे थे। धन्यवाद। देखिए, ये चीज कांग्रेस की देश ने देखी है। एक देश के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान और 2 संविधान रहे, मतलब देश के अंदर 2 प्रधान रहे। दूसरी चीज, किस प्रकार से कश्मीरी सेपरेटिस्ट के संग इन्होंने व्यवहार किया पिछले 60 साल तक। वो कश्मीर को बंद कर देते थे और भारत सरकार जो है हाथ पे हाथ रखे बैठी रहती थी। उन्होंने 5 लाख कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कर दिया और ये लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे। अभी मेरे बिलाल खान भाई साहब बहुत चिल्ला रहे थे रोजगार 2019 से अब तक क्या किया। चलो मैं आपको आंकड़ा दे देता हूँ। क्या है ना कि आप पढ़े लिखे मुझे लगते हैं तो शायद समझ पाएंगे। EPFO के बारे में तो जानते ही होंगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसके अंदर एक आंकड़ा है 2019 में 61 लाख अकाउंट नए खुले, फिर 2020 में 78 लाख नए अकाउंट खुले, फिर 20 के अंदर 77 खुले, फिर 21 में 1 करोड़ 22 लाख खुले, फिर 22 के अंदर 1 करोड़ 38 लाख खुले और अब 23 के अंदर 1 करोड़ 65 लाख EPFO अकाउंट खुले। इसका मतलब नए रोजगार सृजित हुए। और ये क्यों हुए शाहजिया जी? क्योंकि जब भारत की अर्थव्यवस्था 2014 में 12वें नंबर पर थी तो देश की इकोनॉमी को इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी मूडीज ने नेगेटिव में डाल दिया था और यदि ऐसे ही हालात चलते तो वो जंक में चली जाती। आज AAA रेटिंग के संग में मूडीज ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है और विश्व में सबसे अच्छा निवेशक स्थान है। दूसरी चीज, देश की अर्थव्यवस्था 12वें से उछलकर 5वें पे बनी। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से नए नए रोजगार सृजित हुए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से छोटे और मझोले जो उद्यमी थे उनको बहुत कम ब्याज पे बिगर कोलेटरल लोन मिला, जिसके कारण नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। और मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं, 38 करोड़ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी पूरे देश के अंदर हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि 4 करोड़ जो पक्की छतें दी गई उसमें भी कहीं ना कहीं रोजगार उत्पन्न हुआ। 12 करोड़ इज्जत घर अगर दिए गए उनको बनाने में भी रोजगार उत्पन्न हुआ। मनरेगा के अंदर पहले से 50% का उछाल आया है। और मैं एक और बात बता दूं आपको, देश के अंदर पहले हम विदेशों से हथियार मंगा कर अपने देश में प्रयोग करते थे। आज जैसा कि मेरे भाई ने भी बताया, हम लोग डिफेंस एक्सपोर्टर बन गए हैं और तेजस जो कि बड़े बड़े देश खरीदने को तैयार बैठे हैं। ये मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। मैं कहूँगा कि मेरे बिलाल भाई दिखाइए, उनका चश्मा दिखाइए, इस चश्मे को उतारिए, आंखों को मलिए, ठंडे पानी से धोइए और देखिए आज देश में 26 एक्सप्रेस वे बने हैं, 174 एयरपोर्ट बने हैं, इसके अलावा 26 से ज्यादा वंदे भारत बनी है और बुलेट ट्रेन भी अब जमीन पे आने जा रही है। ये लोग केवल और केवल विरोध की राजनीति करते हैं शाहजिया जी। मैंने इतने आंकड़े आपको गिना दिए। देश की अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी बन गई, हम 3री बड़ी बनने जा रहे हैं। 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है आज की डेट में। हम लोग ये कांग्रेसी लूट के खा गए। 5वें नंबर पे है तो 80 किलो अनाज देने का इसका चाचा काम क्यों कर रहे हैं? अगर देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है तो 48 करोड़ युवा बेरोजगार क्यों है? ठीक है, जवाब देखिए, इस देश में सबसे ज्यादा MSP की खरीद पंजाब में होती है, ये आपको भी पता है और पूरे देश को पता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वहां पर जो FCI के गोदाम थे वो खुले के अंदर अनाज को स्टोरेज करते थे और जिसको कि पानी से सड़ाकर ये लोग लिकर माफिया को बेच देते थे औने पौने दाम में। इस चीज
चीज की जानकारी नरेंद्र मोदी जी को मिली, उसके बाद उन्होंने इस चीज को फिक्स किया कि हमारे देश में अनाज सड़ेगा नहीं, जरूरतमंद को अनाज मिलेगा, वो देना चाहे पैसे देगा और नहीं देना चाहे तो हम फ्री में देंगे। ठीक है, आपका काउंटर। देखिए यही है, जिस तरीके से मोदी जी जुमले देते हैं ऐसे ये जुमले दे रहे हैं, ऐसे पेट भरेंगे। हकीकत कुछ नहीं है, ये सारा झूठा आंकड़ा देने का काम करते हैं लगातार। कितने लोगों को 10 करोड़ लोगों को रोजगार दिए। अरे बातों से कुछ नहीं होगा, ये चश्मा उतारिए, जो अंधा चश्मा है इसको बाहर निकालिए और देखिए सच्चाई देश को पता चलनी चाहिए। मांगिए ना, मांगिए आप, क्या आपने लोगों को कितने रोजगार, वोट किस चीज पे मांगेंगे? पाकिस्तान के नाम पे वोट मांग रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अरे आप मांग रहे हैं, आप फवाद चौधरी के नाम पे, मैंने उतार दिया, आप उतारिए। आपको हकीकत पता नहीं है, ये इतनी भक्ति सही नहीं है। आपकी पार्टी भी भाई साहब भक्ति इतनी करनी सही नहीं है, जो मुद्दों की बात है वो करो। संजीव जी, आपने शुरू में कहा कि फवाद चौधरी है कौन, उसके बारे में पढ़ लीजिए, देख लीजिए, जान लीजिए, उसके ऊपर ये आरोप लगा है, वो आरोप लगा है, वो मामला चल रहा है। हमारे देश के देख लीजिए, यहाँ पर जो सभी पार्टियों की बात करूंगी, किसी एक की नहीं, 50% लगभग जो नेता है सभी के ऊपर कोई ना कोई आरोप है, कोई ना कोई मामला है, कोई ना कोई दागी जरूर है। तो क्या आप उनको भी सीरियसली लेना बंद कर देंगे? एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज़्यादा दागी तो भारतीय जनता पार्टी में है। तो ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि इन लोगों को एक नियम बनाइए, सबको बाहर का रास्ता दिखाइए, हमें क्या दिक्कत है? मैं मूल मुद्दे पे, अरे मूल मुद्दे पे, गांधी 400 के एक्यूज हैं और कोर्ट से बेल से बाहर हैं। उन्होंने देश के संसाधनों में भ्रष्टाचार किया है, 420 की है, फर्जीवाड़ा किया है और लूट मचाने की कोशिश की है। सोनिया गांधी जी भी बाहर हैं बेल पे। बताइए साजिया, मूल मुद्दे पे आते हैं। इन लोगों की आदत है, आप फंस गए लग रहा है, फंस गए संजीव जी आप। मुद्दे से भागते हैं। 56 इंची सरकार के कुछ और कारनामे हम आपको बताते हैं। कांधार, अरे भाई बोलने दीजिए ये वो पर्चा भर रहे हैं तो उसमें बताएंगे कि मैं 420 के केस में बेल पे बाहर हूँ, पढ़ लेना उनका। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब तक आरोपी थे वो थे, लेकिन कोर्ट से यदि उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, आज ये आरोप खत्म हो गया, इस पर चर्चा क्यों करना? चर्चा इस बात पर है कि ऐसे तो हमारे देश में भी बहुत से दागी नेता हैं, तो क्या हम उनको सीरियसली नहीं लेते हैं? कोई मंत्री पद पर है, कोई विधायक बना हुआ है, कोई सांसद बना हुआ, आप उनको भी सीरियसली लेते हैं ना? तो फवाद चौधरी को क्यों सीरियसली नहीं ले रहे जब वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर रहे हैं? कोई तो फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को। तो ले रही है ना भारतीय जनता पार्टी, फवाद चौधरी को सीरियस ले, कांग्रेस पार्टी क्यों सीरियस ले? फवाद चौधरी को ये ले, इनको जरूरत है। देश की बात है यहाँ पर संजीव जी, बात यहाँ देश की है, देश की बात है। अरे भारतीय जनता पार्टी की बात है, देश इसमें कहीं बीच में नहीं आता है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कांधार के आरोपियों को बस में बिठा के ये ले आके छोड़ के आए, इन्हीं के कार्यकाल में, याद है वो? नहीं संजीव जी, देश की बात इसलिए है, ये वही देश है, ये वही देश है संजीव जी। ठीक है मैथिल जी, एक सेकंड, मैथिल जी किसका गृह मंत्री, ठीक है बताओ। मैथिल जी, एक देश सेकंड के अंदर कितने आतंकवादियों को छोड़ा? ठीक है बताओ, ठीक है, एक सेकंड प्लीज। संजीव जी, ये वही देश है जब पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा होता है ना, तो पाकिस्तान के हारने पर यहाँ पर पटाखे फोड़े जाते हैं, तो आप कह रहे हैं देश सीरियसली नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा? मैंने कहा फोड़िए ना पटाखे, देश के प्रधानमंत्री ले तो रहे हैं सीरियस। उनसे जब बात की जाती है कि हिंदुस्तान में महंगाई है तो पाकिस्तान को देख लो, यहाँ टमाटर महंगे हैं, वहाँ 200। ठीक है, कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तान को तो कोई फायदा हो रहा होगा। तुलना ही करना है तो विश्व में कोई ऐसा देश नहीं बचा है जिसके सामने आप खड़े होने की बात करें। पाकिस्तान के सामने, गलीज के सामने खड़े होने की बात कर रहे हैं और उससे तुलना करने की बात कर रहे हैं। है, लेकिन फिर भी विधानसभा में नारे लगाते हैं कांग्रेसी, क्यों? ऐसे आरोप लगते हैं। तो देश की कानून व्यवस्था कमजोर है। मैं तो कह रहा हूं कि देशद्रोही सिद्ध किया जाए, उसको जेल में बंद किया जाए यदि इतनी हिम्मत है तो। लेकिन सवाल यह है कि कानूनी तौर पे जब तक यह सिद्ध नहीं होता कि किसने नारा लगाया गैर कानूनी है, देशद्रोही है, तब तक हम और आप कौन होते हैं बोलने वाले? इस पे आप लगाइए फायदा, नहीं फायदा उठाइए, आप चिल्लाइए, लोगों के बीच में जाइए, पाकिस्तानी प्रेमी बनिए। आप चाहती ढेले बराबर भी उसकी कोई अहमियत नहीं है हिंदुस्तान में, इनके लिए है भारत पाकिस्तान करने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए, तो कीजिए आप। ठीक है सर्वेश जी, जब भारत में कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के नारों की, तो कर्नाटक विधानसभा में उस प्रकार के नारे क्यों लगाए गए थे? पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों चिल्लाया गया था? और कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आरोप क्यों लगे थे? लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले एंट्री किसने करवाई पाकिस्तान की? तो पाकिस्तान तो बोलेगा ही कि हमें कांग्रेस की सरकार ज्यादा पसंद है भारत में। साजिया जी, ये जो बात हुई आपने बोला, इस डिबेट में मैं आपके साथ था
और उस समय वो राज्यसभा का इलेक्शन जीतने पे ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अभी संजीव जी बोल रहे हैं कि ठीक है, हमारे संविधान में ये कहीं नहीं है कि अगर पाकिस्तान जिंदाबाद भारत में लगाए तो उसको जेल हो जाएगी। और ये सचमुच आज ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमारा जो दुश्मन देश है उसके जिंदाबाद के नारे लगा के यहाँ पे विधानसभा में लगाते हैं, राज्यसभा का जो इस पवित्र मंदिर में बैठने आता है वहाँ पे वो पाकिस्तान के जिंदाबाद का नारा लगा के आते हैं, फिर भी वो बैठते हैं। तो ये दुर्भाग्य है। दूसरी बात, ये देश की ना जो ये देश है, राहुल गांधी का चीनी प्रेम, चाइना से प्रेम और पाकिस्तान से प्रेम, कानून लाए और जेल के अंदर डाले, फांसी पे लटकाए। अरे वो लाने के लिए आप धैर्य रखिए ना, धैर्य रखिए ना। सर्जिल इमाम जेल में है, आप ही लोग के बड़े बड़े वकील जाते हैं हर समय उसको छुड़वाने के लिए। यही कन्हैया कुमार लगाया था ना जेएनयू में। अरे शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने उसको टिकट दिया। क्या हुआ? अरे भैया रुक जाइए, रुकते क्यों नहीं है? 370 में क्या बोले थे कि कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी, 10 प्रधानमंत्री हो जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने बोला था कि नहीं? 370 धारा कश्मीर से समाप्त हुई कि नहीं हुई? उसी तरह जो भारतवर्ष में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा, एक न एक दिन आने वाले 2024 के बाद ऐसा कानून बनेगा कि वो जेल में सड़ेगा। ऐसे हमारे पार्लियामेंट में आके नहीं बैठ सकता है, चाहे वो कोई भी हो। रही बात राहुल गांधी की, आप मुझे बता दीजिए ना, दिग्विजय सिंह ओसामा जी, हाफिज जी क्यों करते? और आपने कंधार की बात की, आपको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए उस पानी में। उस समय हमारे नागरिक वहां पे थे कि नहीं थे? उसको बचाने के लिए सरकार ने वो स्टैंड लिया कि नहीं लिया? मुझे बताइए, 90,000 जो वहां के सैनिकों को, 90,000 सैनिकों को जो हमने पकड़ा था, इंदिरा गांधी जी ने क्यों छोड़ दिया? इंदिरा गांधी जी ने क्यों छोड़ दिया? अरे आपको नाम याद है? मौलाना मसूद अजहर। आज हम वहाँ पे मर रहे हैं कि नहीं? उसके बाद क्या हुआ? तो लोग कौन मार रहा है पाकिस्तान में? शर्म आनी चाहिए, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। जो कंधार वाली बात पे आप सरकार को घेर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। हमारे नागरिक फंसे थे कि नहीं? उसके बाद हाईजैक किया सरकार किसकी? अरे उसके बाद कहाँ हमला किया? यूपीए की सरकार आई थी। अरे उसके बाद कहाँ हमला किया? यूपीए की सरकार आई थी, जिसको दिल्ली में बम फटते थे, याद है कि नहीं? यही दिल्ली में कन्नाट पैलेस में बम फटता था। क्या हो गया था? मुंबई का जो हमला हुआ था, 2 महीने पहले जो घुसा था, नहीं हमला किया? 2 महीने पहले जो घुसा था, फोड़ दिया ना, जेल के अंदर है ना, जेल के अंदर है ना, अरे जेल के अंदर है ना। एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान की हालत खराब कर दी ना। शर्म आनी चाहिए कि कंधार हाईजैकर के मामले में अगर हमने आतंकवादी को छोड़ा तो उसकी बात कर रहे हो। अरे हम घुस के पाकिस्तान में मार रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आपने समझौता किया, आपने शर्म आ जाए। हम राजनीति कर रहे हो, वहाँ पे भारत के नागरिक फंसे हुए थे, इसलिए हमें उन आतंकवादी को छोड़ना पड़ा। थी तो जाते उसको मारते, अपने आदमियों को छुड़ा के लाते। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। मुन्ना खान प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। मुन्ना जी, आज ये सिचुएशन है कि वाकई हम घर में घुस के मारते हैं और बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, सरकार जिसकी भी है, क्रेडिट तो देना होगा। क्या यही वजह है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इसलिए कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए? राहुल गांधी के सपोर्ट में ट्वीट कर रहा है, बोल रहा है, बयान दे रहा है। देखिए, पहली बात तो एक शेर के साथ शुरुआत करूंगा कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ कि सच बोलो, घर में झूठ की मंडी भरी है, दरवाजे पे लिखा सच बोलो। तो ये झूठे लोग हैं। ये जब इनकी बारी आती है जवाब देने की, तो ये शमशान कब्रिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान कर ले। जवाब तो मिल गया कि घर में घुसकर मारते हैं। आज वो हिंदुस्तान है, इसलिए बौखलाया हुआ पाकिस्तान। सबसे पहले इतिहास की इनको जानकारी नहीं है। उससे पहले 74 बार सर्जिकल स्ट्राइक हो चुका है। घर में घुसने की मारने की बात है, घर में घुसने की मारने की बात है तो पाकिस्तान को हमने 2 टुकड़े करने का काम किया। हमने 62 की युद्ध झेला, 65 का युद्ध झेला, और किसी को मारने की बात है तो ये बुज़दिल लोग हैं। दुर्भाग्यपूर्ण से ये बुज़दिल लोग चाइना के साथ, और उसी चाइना के साथ राहुल गांधी जी गुप्त डील करते हैं, ये समझ लीजिए। ये बुज़दिल लोग हैं। इनके शासनकाल में संसद भवन पे हमला होता है। इनके शासनकाल में कई हमले हुए। इनके शासनकाल में उरी का हमला हो, पठानकोट हो, कई हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इतने ही ताकतवर है तो आप चीन के खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं बोलते? आज 40 जो आपके एमपी आज धरने पर। ठीक है मुन्ना खान जी, ठीक है।
ठीक है मुन्ना खान जी, लेकिन फिर भी हाँ ठीक है, बात पूरी होगी आपकी, लेकिन उस पर मेरा सवाल भी सुन लीजिए। कम से कम आज वो भारत तो वाकई नहीं रहा ना, जब ये अनाउंसमेंट सुनाई देती रहे कि संदिग्ध बक्से को मत छूइएगा, उसमें बम हो सकता है। सवाल वो भारत और ये भारत का नहीं, हमारा भारत एक है, सर्वश्रेष्ठ है। ये जो कह रहे कि उस संदिग्ध भारत को नहीं छेड़िएगा, मैं आपको बता रहा हूँ 2 दिन पहले स्कूल में वार्न आया कि सभी लगभग 14 या 15 स्कूल में बम लगे हुए हैं। अरे आप सुनिए पहले, 14 स्कूल में बम पाए गए, उसकी खबर चर्चा कहीं नहीं, उसे डिस्प्यूट सबका ही चर्चा है, इतनी चर्चा है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। जो व्यक्ति टीवी देख रहा होगा, रेडियो सुन रहा होगा, जो भी माध्यम होगा मीडिया का, उस हर व्यक्ति को पता है कि कितनी चर्चा। यही कहना चाहता हूँ कि जो योद्धा आज़ादी के टाइम में जिसने अपने लहू से इस हिंदुस्तान को सींचा है, उनके वंशज को पता है कि इसका दर्द क्या है। चाटुकार दलाल को क्या पता, उस टाइम वो मुखबरी कर रहे थे, वो मुखबरी अभी भी कर रहे, वो उस टाइम भी दलाल थे, वो अभी भी दलाल है, उसे कोई नहीं फर्क पड़ता। जिसके अंदर सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लहू में, जिसके लहू में रक्त सिंचा हुआ है हिंदुस्तान का, उसे आज भी दर्द है कि मेरा बिल्कुल चाटुकार ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता पाकिस्तान जिंदाबाद के बजाय हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे आप लोग विधानसभा में क्यों नहीं लगाते? मैं ये कह रहा हूँ कि संस्था आपके पास है, सरकार आपके पास है, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों नहीं लगाते? मैं कह रहा हूँ अगर किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो सारी संस्था आपके पास मौजूद, आप क्या चूड़ियां पहन के बैठे हैं? आज आप खुद सरकार की बुराई करते हो, प्रवक्ता होते कि नहीं वहाँ हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगे। किस बात की आपकी सिक्योरिटी, किस बात की सुरक्षा? एक संसद भवन में, वो विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे, शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आरोप लग रहे हैं, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। दिनेश, देखिए अभी इन्होंने जो बोला सब चीज़ मैंने सुनी। अभी राहुल गांधी मतलब थोड़ा अलग विषय से अलग बताता हूँ कि मतलब ये बता रहे हैं कि ठीक है कि कांग्रेस की सरकार बहुत बेहतरीन सरकार रही है। किस तरह के मतलब अभी जैसे बताया कि ऐसे एटीएम हमारी जैसी सरकार आएगी ऐसे एटीएम लगा दूंगा कि गरीबी खटाखट दूर हो जाएगी ऐसे। तो अगर था तो इतना पैसा आप लेके कहाँ से आएंगे? मतलब कितने हाउस होल्ड मतलब हैं, कितनी गृहिणियाँ हैं जिनको आप 1-1 लाख रुपए दे देंगे और उसका क्या डेटा आपके उसमें किस तरह के दे पाएंगे? इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। दूसरा उसके अलावा कि अगर आप लोग किसानों के इतने हितैषी थे और लोगों के इतने हितैषी थे तो राजस्थान में 19,400 किसान जो है उनकी ज़मीन जो है कुड़की उनकी क्यों कर दी गई? दूसरा उसके अलावा जैसे कि पार्लियामेंट पे अटैक हुआ तो उसी के एक दोषी के बारे में और जाकर के पार्लियामेंट का दरवाजे मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसका दरवाजे क्यों खटखटाते हैं? तो उस बारे में लेकिन जबान पे ताले लगाते हैं। दूसरा देखिए गरीबी दूर करने के लिए आप लोगों ने किया क्या? और जैसे कि 90,000 सैनिकों की बातचीत चली, 90 सैनिकों को जो है उसे छोड़ दिया गया और छोड़ने के बाद में उसका भी पुलिंदा बांध के घूम रहे ठीक है हमने बहुत बहादुरी काम किया। उसके बदले में जो वहाँ पर हमारे सैनिक जो चढ़ रहे थे भारतीय सेना के, उनको क्यों नहीं छोड़ा के लेके? और पहले के जैसे कि बालाकोट के उसको लें और पुलवामा को उसको लें, अपने आप समझ में आ जाएगा। 2014 से लेकर के अभी जो मोदी सरकार है उसमें कितने आपको आतंकवाद के किस्से सुनाई दिए, कितने बम के किस्से सुनाई दिए? आपके खुद की अपने गठबंधन के जैसे कि वहाँ सरकार थी या गठबंधन के अपना चलता वाम दलों के साथ आपका था केरल में, और केरल के मुख्यमंत्री इनको भगौड़ा कहते हैं राहुल गांधी को, उस बारे में क्या कहने चाहेंगे? और उसके बदले में जैसे वाम दलों को ये कहते हैं कि बम बनाने वाले हैं इसके साथ में से। तो उस तरह के आपस में आरोप प्रत्यारोप करके जैसे इन्होंने संजीव जी ने बोला था टोंटी चोर की बात की थी, तो टोंटी चोर के बारे में तो कुछ और भी हिंदुस्तान में किसी और को बोला था। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? संजीव जी के पास मैं जाऊंगी। संजीव जी अभी मुझे बता रहे थे कि दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट अगर आप जाएंगी तो आपको अभी भी वहां पर अनाउंसमेंट सुनाई देगी कि संदिग्ध बक्से को मत छुइए जिसमें बम हो सकता है, लेकिन वो सवाल भी पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना इस देश में अपराध है? ये पूछते हैं ना आप बार-बार। बिल्कुल, यदि नारे लगाना अपराध हो तो हिंदुस्तान को नहीं लगता संजीव जी की इन्हीं नारों की शय है कि इस तरह के हमें अनाउंसमेंट सुननी पड़ती है? हमारी देशभक्ति इस पे तय होगी कि हम हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के। आपको नहीं लगता आप फिर से फंस गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। नारेबाजी पर यदि तय होती हो कि हमारी देशभक्ति कितनी बड़ी है तो लगवा लीजिए नारेबाजी। दिन भर लगाने वाले नारेबाजी है, 52 साल तक झंडा नहीं फहराने वाले अपने कार्यालय पे हैं ये लोग। शकल देख लीजिए एक बार। और इन लोगों को देशभक्ति इनसे ज्यादा कहाँ है? जज्बा भरा हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक, आवाज भी ज्यादा तेज है हमसे। बात कीजिए इनसे। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? बताइए ना, बताइए आप हमसे। नेता थे नवीन जिंदल जी, जब ये हमारे ध्वज का वो लड़े कोर्ट में जाके, तब ये आया ना कि हर प्राइवेट जगह से लेके हर प्राइवेट जो ऑफिस है वहाँ पे फहराया जाएगा। क्या आरएसएस कोई सरकारी इमारत था जहाँ पे ये तिरंगा फहराया जाता? अरे मुझे बताओ तो सही, जो आप तिरंगा कोड
पढ़े हो कि केवल सरकारी इमारत पे और वहीं पे फहराया जाता, और नवीन जिंदल ने ये कोर्ट में लड़ा, तब आज हर जगह हमारा तिरंगा दिख रहा है। आप पढ़ के आया करिए यार, बड़े पढ़े लोहे में जाके सर फाड़ रहे हम अपना 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी, 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी, अरे 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी, 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी, 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी के अलावा तिरंगा भी फहराया गया 15 अगस्त। फर्जी बातें नहीं, फर्जी बातें नहीं, बहुत तीखी झूठ है इनका। देखिए अभी भारत 24 के ऊपर क्या कहा इन्होंने कि देशभक्ति तय होगी, क्या नारे लगाने से होगी, भारत माता की जय बोलने से, वंदे मातरम बोलने से, और या फिर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने से? तो मैं बोलता हूं ना, चैलेंज देता हूं मैं आपको, यहां पर बोलिए पाकिस्तान जिंदाबाद और फिर मैं बताता हूं कि मेरी देशभक्ति क्या है। अगर संजीव कौशिक आप ये मानते हैं कि देशभक्ति से तय नहीं होती और हिम्मत है, तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा यहां लगा के दिखाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं आपका, एक भारतीय क्या कर सकता है आपका। और एक और बात, इन्होंने ये कहा ना, सुनिए सुनिए सुनिए, इन्होंने ये कहा ना कि कानून व्यवस्था चाक चौबंद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं इनको बता दूं कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट का विषय होता है। कर्नाटक के अंदर पाकिस्तान की कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के पास ही लॉ एंड ऑर्डर है, तो कैसे वो कांग्रेस के सांसद के खिलाफ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर कार्रवाई करेंगे? हिम्मत है संजीव कौशिक तो लगा के दिखाओ पाकिस्तान संचालन कर रहा हूं। साजिया, इन लोगों का ट्रैप यही है, मूल मुद्दे से ये भागते हैं और इसी तरह से चैलेंज करते हैं। मेरी बात सुनिए, अरे बोल दिखाओ पाकिस्तान, बोलो ना, अरे बोल दिखाओ पाकिस्तान को अपने। साजिया, हम हिंदू कुल से आते हैं, ये भी हिंदू कुल से आते हैं। हिंदू कुल में महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती है, और एक बार कोई उसके पति की तरफ आंख उठा के देखे, आंख निकाल के गोटी खेल जाएगी वो, इसका मतलब प्यार नहीं करती है वो। अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे तभी प्यार करेंगे हम। ये देखिए, आप हमको बताएंगे, ये देखिए, आप हमें बताएंगे जिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों के लिए कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है और तेरे कातिल जिंदा है, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, भारत तेरे टुकड़े होंगे चार इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने वालों को ये अपना वो हाथ का सिंबल थमा देते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़वाने के लिए। ये इनकी असलियत है। जवाब द्रोही यहाँ बैठकर हवा हवाजी करते हैं। जवाब शरीर का इस्तेमाल नहीं कीजिए, बात कीजिए ना, बात करने हम लोग आए हैं। अफजल गुरु, उसको पीडीपी मानती है क्या मानती है? उसको शहीद मानती है, उसके साथ जाके जम्मू कश्मीर में सरकार बनाते हैं। अरे शर्म से चुल्लू भर पानी लेके डूब मरिए उसी में। आते हैं, बात करते हैं अब धारा 370 से हटाने के लिए वहाँ के प्रशासन में घुसना अत्यंत आवश्यकता। 2 साल की सरकार के बाद वहाँ पर 35 धारा 370 हमने हटाई। वहाँ पर सेना के ऊपर जो पत्थर पड़ते थे हमने उनको रोका है। शाजिया, ये देश जानता है कि मोदी सरकार ने ऊपर से लेके नीचे तक और आगे से लेके पीछे तक इस देश को 360 डिग्री घुमा दिया है, और आज पाकिस्तान आटा चिल्ला रहा है। ठीक है, ठीक। देखिए, जो लोग जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे, वो देशभक्ति सिखाएंगे हमें। ये इनसे ये सीखने की जरूरत है हमें। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान के नारे लगाइए, ये वही लोग हैं जिस तरीके से संसद के अंदर इनकी एक एमपी है नाथुराम गोडसे के नारे लगाते हैं। इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। जो गांधी के हथियार हैं उनको सपोर्ट करने का बात करते हैं। इनसे पूछे गांधी और गोडसे में, तो अभी गोडसे का नाम लेंगे। इनकी हकीकत है, इसलिए भाग गए। दिखाइए क्या अगर ऐसे गोडसे पे बात आ जाती है, इनको लगता है मेरे पापा को कुछ कह दिया, इनके पापा हैं गोडसे। ये इस तरीके से नफरत की बात करते हैं, इसीलिए देश में नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। मुद्दों की कोई राजनीति नहीं रही क्या? आपको मालूम है देश के लोग चाहते हैं विकास, चाहते हैं महंगाई से, बेरोजगारी से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन नहीं, हिंदू मुसलमान करना है, 80-20 करना है, कपड़ों से पहचाना जाएगा, शमशान कब्रिस्तान करना है, घर वापसी करानी है, मदरसों पे बात करनी है, अजान पे बात करनी है। ये इनके मुद्दे हैं। अभी पाकिस्तान पे पहुंच गए, अब अफगानिस्तान पे पहुंच जाएंगे, कुछ दिन बाद फिर देश के अंदर फिर हिंदू मुसलमान कराएंगे। यही इनकी राजनीति है। ठीक है। तो मैथिल जी की बात पर, उनके आरोपों पर जवाब देना चाह रहे हैं मुन्ना खान जी, बताइए। देखिए, अभी मैथिल जी ने कहा जो सच है वो जबान पे आ ही जाता है। मैथिल जी ने कहा कि मोदी जी ने 360 डिग्री देश को गिरा दिया। बाद में मुंह से निकला था, गलती से निकला था, ये क्या मतलब स्लिप हुआ था, उन्होंने बाद में बोला उठा दिया। आपने गलती से कही हुई बात को पकड़ लिया, लेकिन जो बात कही गई उसको नहीं। मैं कह रहा हूँ साजिया, जो बात सच दिल में होती है ना, वो जबान पे आ ही जाती है। उन्होंने कहा, लेकिन सही कहा।
चाहे वो जबान पे आई, सच आया, इसके लिए मैथिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा तो नहीं मुन्ना खान जी कि आप वो सुनना चाह रहे थे और आपने सुन लिया, बस चाहे गलती से ही। देखिए, देश ये हकीकत है, देश ये हकीकत है, देश ये सच्चाई है। पाकिस्तान देखिए, हकीकत है। एक सवाल देश में देखिए, आपने कहा कि उनके जो दिल में है वो बोल दिया सूर्या मैथिल जी ने, तो मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हमारे विधानसभा में और राज्यसभा का सीट जीतने पे लगाते हैं, तो उनके दिल में पाकिस्तान बसता है उन कांग्रेसियों के, इसीलिए लगाते हैं क्या? क्योंकि जुबान पे उनकी भी यही बात है, इसलिए आ जाती है, बताइए, जुबान पे आ जाती है। देखिए, हमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को परिचय देने की जरूरत नहीं है जो 52 साल तक झंडे नहीं फहराए। हमें इनको परिचय देने के लिए इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जब देश के योद्धा लड़ाई लड़ रहे थे उस टाइम भी ये मुखबरी करते थे। हमें इसे न परिचय देने की जरूरत है, न हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि हम देशभक्त है या नहीं है। ये लोग गोडसे के मारने वाले लोग सर्टिफिकेट ढूंढ रहे, गोडसे को मारने वाले लोग सर्टिफिकेट ढूंढ रहे। यही मैं कह रहा हूँ कि इन्हें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, इनको देश को सर्टिफिकेट देना चाहिए कि इनके चचा लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना को चादर चढ़ाने जाते हैं और हमारे मोदी चचा चुपके से बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते हैं, तो इनको सर्टिफिकेट देने की जरूरत है कि ये हिंदुस्तानी से प्रेम है या इनको पाकिस्तान से प्रेम है। हमने तो पाकिस्तान को दो फाड़ किया है, पाकिस्तान थर्रा उठा था, अभी तक थर्राया था।